ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। अगर आपको लगता है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में चलने से कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता तो आप यहां पर गलत हैं। जयपुर में एक महिला के साथ दिन में ही लूटपाट हो गई। महिला अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर जा रही थी, तभी उनका पीछा कर रहा बाइक सवार ठीक बगल में आया और तुरंत ही महिला की चेन छीनकर भाग गया। मुंह पर रुमाल बांधे हुए इस बाइक सवार की हिम्मत तो देखिए। उसने दोपहर 2:30 बजे ही चलती सड़क में एक महिला के गले से चेन छीन ली। चेन छीनकर जब बदमाश भाग गया तब एक पल को महिला भी स्तब्ध हो गई, लेकिन अगले ही सेकंड उसने अपनी स्कूटी का एक्सीलेटर बढ़ाया और बाइक वाले के पीछे निकल गई। सिरोही में हरिया माता मंदिर में चोरी की एक घटना सामने आई। यहां चोरों ने मंदिर में रखे हुए दान पात्र पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई। रात के 2 बजे मुंह को काले कपड़े से ढककर एक चोर मंदिर में दाखिल हुआ, जबकि उसका एक साथी पीछे खड़ा रहा। इस बीच काले कपड़े में नजर आया चोर लोहे की रॉड से दान पात्र को उखाड़ने लगा। उसने पहले एक साइड से दान पात्र को उखाड़ा और फिर दूसरी ओर से दान पात्र को उखाड़ने की कोशिश की। हालांकि सफलता न मिलने पर काले कपड़े में नजर आ रहा चोर मंदिर से बाहर की ओर गया, लेकिन जब लौटा तो उसके साथ एक और साथी नजर आया, जिसके बाद तीनों ने मिलकर दानपेटी को उखाड़ने की कोशिश शुरू की और कुछ ही देर में दानपेटी को जमीन से उखाड़ दिया। हालांकि पेटी में वजन था तो चोरों ने अपने एक साथी को बुला लिया और पेटी के साथ मंदिर से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। बड़े बड़े शहरों में अगर 1 मिनट के लिए भी लाइट चली जाए तो लोग न जाने किस किस को कोसने लगते हैं, लेकिन जरा सोचिए उस गांव का हाल क्या होगा जहां आज तक लाइट पहुंची ही नहीं थी। गांव का एक शख्स थाली बजा रहा है तो दूसरा ड्रम। सामने कुछ आदिवासी महिलाएं पारंपरिक नृत्य कर रही हैं और जश्न मना रही हैं। दरअसल ये जश्न गांव में पहली बार लाइट आने का है। ये वीडियो आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले से आया है। यहाँ केजी मुडुगुला क्षेत्र के पुशुवुल बंडा गांव में आज तक लाइट नहीं पहुंची थी और जब पहली बार बिजली की आपूर्ति हुई और गांव के खंबे पर बल्ब जला तो इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। पुलिस वालों को सरकार वेतन देती है, तमाम सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पुलिस वाले गरीब दुकानदारों से मुफ्त में सामान खा जाते हैं। यूपी के हमीरपुर में गोलगप्पे का ठेला लगाता है, लेकिन इस वक्त पुलिस के अधिकारियों के पास शिकायत लेकर पहुंचा। इसका कहना है कि जब इसने पुलिस वालों से गोलगप्पे के पैसे मांगे तो इसे गाली दी गई और मारपीट की गई। मेरे पास आए तो 2-3 बतासे दिए और मैंने कहा साहब पूरे बतासे पी लो तो 5-5 रुपए के हो जाएंगे। तो वो कहने लगा, गाली देने लगा। वो कह रहा तुम रास्ते में ठेली लगाए और बतासे के पैसे मांग रहा हमसे। यानी 5 रुपए की बात थी और पुलिस वाले बेशर्मी पर उतारू हो गए। इस गरीब गोलगप्पे वाले का जरा दर्द सुनिए। उनके साथ पैसे तो लगते हैं ना, मेरे घर में 7 लोग हैं साहब, किसी से खाना पीना पूर्ति करता हूँ साहब। फिर इसके बाद बहुत मारा, मुझे गाली भी देने लगे। इसका कहना है कि पुलिस वाले ने कभी थप्पड़ मारे तो कभी लात मारी। अब इसने एसआई शिवदत्त और सिपाही अमित के खिलाफ सीओ से शिकायत की है। मध्य प्रदेश के शहडोल में ड्राई फ्रूट घोटाले की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि मऊगंज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ गया। जल गंगा संवर्धन अभियान के नाम पर 40 मिनट के कार्यक्रम में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। 17 अप्रैल को खैरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी शामिल हुए थे। महज 40 मिनट के कार्यक्रम के लिए गद्दे और चादर की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके बावजूद अफसरों ने इलेक्ट्रिक दुकान से गद्दे और चादर के किराए सहित नाश्ते का बिल दिखाकर 10 लाख रुपए का सरकार को चूना लगा दिया। तो हमने इसमें एक सीओ जिला पंचायती कमेटी बनाई और उसमें हमने ट्रेजरी ऑफिसर को भी रखा है और उसमें हम जल्दी से जल्दी जांच करके अगर जो भी तथ्य आएंगे उसका आधार हम करेंगे। सवाल यहाँ ये है कि जब कार्यक्रम में नाश्ते पानी का इंतजाम ही नहीं था तो फिर लाखों का बिल कैसे बन गया। राजस्थान के झालावाड़ जिले की एसपी का ट्रांसफर हुआ तो पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्हें घोड़ी पर बैठा कर विदाई दी। कर्मचारियों ने अपनी अधिकारी के सम्मान में जुलूस भी निकाला। ट्रांसफर के इस जुलूस में घोड़ी पर पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर को बैठाया गया। बैंड बाजे के साथ मैडम एसपी को झालावाड़ की सड़कों पर घुमाया गया।
विदाई यात्रा में आगे आगे बैंड बाजे वाले थे। बीच में पुलिस महकमे के साथ मैडम एसपी और उनके पीछे पुलिस की गाड़ियों का लंबा काफिला चल रहा था। डिपार्टमेंट के लोगों से लेकर आम लोगों का भी मानना था कि एसपी तोमर ने उनके जिले में अच्छा काम किया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में सावन के सोमवार के दिन चिकन पिज्जा बेचने पर बवाल हो गया। हिंदू संगठन की अपील के बावजूद शहर में डोमिनोज के एक स्टोर ने नॉनवेज पिज्जा की डिलीवरी की, जिससे कुछ लोग नाराज हो गए। डिलीवरी बॉय को देखते ही उसे घेर लिया। ये सब चिकन का आइटम है। चिकन का आइटम। ये पिज्जा भी हिंदू संगठन के लोगों ने ही मंगाया था, ये जानने के लिए कि क्या वाकई में डोमिनोज वाले उनकी बात मान रहे हैं या नहीं। ग्रीन जो चिकन लगाते हो, रेड चिकन लगाते हो, वो भी नहीं लगा रखा। अरे अच्छा। आरोप तो ये भी है कि किसी को शक ना हो इसलिए डिलीवरी बॉय को कुर्ता पहनाकर भेजा गया। वो जिसकी डिलीवरी बॉय की ऑर्डर आईडी पे उसके हाथ नहीं भेजा गया और जिसके हाथ वो भेजा गया उसे एक राधा रानी का कुर्ता पहना के पूरा उसके टीका लगा के और उसे कुर्ते पजामे में और हिंदू बना के उसे भेजा गया। अब हिंदू संगठन वाले कह रहे हैं कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो खुद एक्शन लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि सावन में चिकन पिज्जा बेचने पर कोई नियम तो है नहीं, तो ऐसे में डोमिनोज के स्टोर पर किस बिना पर कार्रवाई होगी। सावन का महीना चल रहा है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि सावन में नॉनवेज खाना पाप है, लेकिन बिहार में एक बार फिर बीजेपी मटन वाले विवाद में घिर गई है। ये तस्वीर सोमवार की है। सावन की सोमवारी थी। बीजेपी के कई नेता सुबह सुबह मंदिर भी गए थे, लेकिन पटना में जब एनडीए विधायकों की बैठक हुई तो एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। बैठक के बाद विधायकों के लिए खाने पीने का जो इंतजाम किया गया उसमें मटन की भी व्यवस्था थी। दरअसल विधानमंडल सत्र को लेकर बीजेपी और जेडीयू के विधायकों की साझा बैठक बुलाई गई थी और ये तस्वीर उसी बैठक के लिए किए गए इंतजाम की है, जहां मटन रोगन गोश्त का स्टॉल लगाया गया था। सूत्रों ने बताया कि जिस कैटरिंग एजेंसी को ठेका दिया गया था उसे खास तौर पर मटन का इंतजाम करने को कहा गया था। अब इस पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी जी के असीम आशीर्वाद और कृपा से सावन के सोमवारी को दबाकर मटन चापते बीजेपी के मंत्री और विधायक। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि मोदी कैबिनेट में बिहार के ऐसे 3 मंत्री हैं जो हर रोज 3 किलो मटन खाते हैं, लेकिन दिखावटी तौर पर सनातन पर लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं। इससे पहले जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री भी उस समय को लेकर सवालों के घेरे में आ गए थे जब उन्होंने सावन के महीने में मटन पार्टी का आयोजन किया था। बिहार में वोटर पुनरीक्षण अभियान को लेकर आज हाई वोल्टेज सियासत नजर आई। दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और चुनाव आयोग पर फिर से गंभीर आरोप लगाए। तैयारी तो पहले ही हो चुकी थी और जैसे ही सुबह के 10:30 बजे राहुल और अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद के मकर द्वार पर डेरा डाल दिया। हाथों में बैनर पोस्टर थे और जुबान पर सरकार के खिलाफ आक्रोश। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर वोट काटे, डिलीटेड शो किया। प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हुई और इस प्रक्रिया को लोकतंत्र की हत्या बता दिया। बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, ये लोकतंत्र का कत्ल है। इधर जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष के रवैये को निंदनीय बताया और कार्यवाही को बाधित करने का आरोप भी लगाया। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है और कहा है कि फर्जी वोटर्स को बाहर करना उसका संवैधानिक दायित्व है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है। दिल्ली में राहुल और अखिलेश ने मोर्चा संभाला हुआ था तो पटना में ये जिम्मेदारी तेजस्वी यादव ने संभाली। काले कुर्ते में महागठबंधन के विधायक बैनर पोस्टर लेकर एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। विधायकों ने विधानसभा के मेन गेट को जाम कर दिया, जिसके बाद दूसरे गेट का ताला खोला गया, जहां से सत्ता पक्ष के विधायक अंदर पहुंचे। हंगामे की ऐसी ही तस्वीर विधानसभा के अंदर भी दिखी। कार्यवाही शुरू होते ही महागठबंधन के विधायक बैनर पोस्टर लेकर वेल में पहुंचे और नीतीश कुमार के साथ साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार मुस्कुराते दिखे। क्या कर रहे हैं आप? ये बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं आप? पूरा बिहार देख रहा है आपके चुनाव। बेशर्म हो चुकी है चुनाव आयोग, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आखिर क्यों? शक तो पैदा होता ही है। हालात इतने बिगड़े कि विधानसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। 23 जुलाई 25 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। अब इंतजार है जब बुधवार को कार्यवाही शुरू होगी तो नजारा क्या होगा। संसद के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार होती है।
लेकिन जब दोनों खेमों के नेता बाहर मिलते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट के सिवाय और कुछ नजर नहीं आता। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। संसद भवन के बाहर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पत्रकारों से हंसते हुए बात कर रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान इस वजह से थी क्योंकि जिस विपक्ष को वो घेर रहे थे उस विपक्ष का एक बड़ा चेहरा अखिलेश यादव के रूप में उनके सामने खड़ा था। अखिलेश ने भी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया। गिरिराज सिंह अपने बयान में अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे हैं और अखिलेश यादव सामने खड़े होकर के गिरिराज सिंह का बयान सुन रहे हैं। कुछ देर बाद तस्वीर थोड़ी और रोमांचक हुई। गिरिराज सिंह अपनी बात खत्म करके आगे बढ़े, उनके सामने अखिलेश यादव आ गए। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को बुलाया। गिरिराज सिंह ने दोनों नेताओं का हाथ जोर से पकड़ा और तभी अखिलेश यादव ने गिरिराज सिंह के कान में कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर गिरिराज सिंह ठहाके लगाने लगे। गिरिराज सिंह ने समाजवादी पार्टी के नेताओं का हाथ इस तरह पकड़ा हुआ था मानो बचपन के बिछड़े हुए दोस्त मिल गए हों। इसके बाद गिरिराज सिंह ने झुककर अखिलेश यादव को प्रणाम किया। जवाब में अखिलेश यादव ने भी प्रणाम किया और तुरंत बाद दोस्ती वाली तस्वीर सियासत में बदल गई। अखिलेश यादव की बात को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता गिरिराज सिंह के पास पहुंचे। अब उनका जवाब सुनिए। गिरिराज जी, अखिलेश ये कह रहे हैं कि बीजेपी का कभी यकीन मत करना। जिसको अपने पर नहीं भरोसा होता वो दूसरों पर कैसे भरोसा करे। अब अखिलेश यादव और गिरिराज सिंह का ये वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। पिछले करीब 20 घंटे से देश इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा क्यों दिया। हालांकि इस्तीफे वाली चिट्ठी में उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि कहानी कुछ और है। इस्तीफे वाली ये चिट्ठी सोमवार की रात 9:25 पर सामने आई थी। धनखड़ के इस्तीफे ने इस वजह से सबको चौंका दिया क्योंकि शाम 6 बजे तक सब कुछ सामान्य था। अब कांग्रेस कह रही है कि इसके पीछे जरूर कोई न कोई दूसरी वजह है। देखिए, कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने। हैरानी की एक बड़ी वजह यह है कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद सत्ता पक्ष में भी खामोशी रही। इस लोकतंत्र के मंदिर में अभी किसी का इस्तीफा हो गया, कोई स्वास्थ्य के बारे में भी नहीं पूछ रहा। तो अगर बीजेपी के लोग स्वास्थ्य के बारे में नहीं पूछ रहे हैं तो हो सकता है कुछ दाल में काला हो। हालांकि धनखड़ के इस्तीफे के करीब 18 घंटे बाद प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया जिसमें उन्होंने धनखड़ के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। और अब दो बड़े सवाल। पहला सवाल धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर है और दूसरा सवाल अगले उपराष्ट्रपति को लेकर है। और इस बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति से मुलाकात की। आज शाम 5:30 बजे राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी होनी थी जो स्थगित हो गई। अब दावा तो यहाँ तक हो रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़ा होने वाला है। नहीं, उनकी हेल्थ ठीक है, एकदम स्वस्थ है। कल दिन भर में उनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। बहुत कुछ हो सकता है ना सितंबर महीने में, आप देखिए ना। ऐसी बातें इस वजह से हो रही है क्योंकि इस बार जो कुछ हुआ वैसा कभी नहीं हुआ था। होता यह था कि इस्तीफे के बाद भी उपराष्ट्रपति तब तक पद पर रहते थे जब तक उनके उत्तराधिकारी कार्यभार नहीं संभाल लेते थे। लेकिन धनखड़ ने कहा है कि वो तुरंत पद से हट रहे हैं और इसके बाद वो राज्यसभा भी नहीं पहुंचे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ ने किसी बात से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया, तो कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी किसी बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। इन सबके बीच अब सबकी निगाहें नए उपराष्ट्रपति के चेहरे पर हैं और जैसे ही बीजेपी ये चेहरा सामने करेगी, भविष्य की रणनीति भी धीरे धीरे साफ हो जाएगी। मुंबई में मराठी भाषा के नाम पर टॉर्चर करने वाले थम नहीं रहे हैं। अब घाटकोपर इलाके में एक हिंदी बोलने वाली महिला से महिलाएं भिड़ गईं और उस पर मराठी में बात करने का दबाव बनाया गया। महिला दुकानदार डरी हुई थी और कई महिलाएं उसे घेरकर मराठी का पाठ सिखा रही थी और धमका रही थी। मी मराठीत बोलणार, बोलते मराठी बोलणार, मी मराठी शिकणार, बोल जय महाराष्ट्र बोल, नहीं तो बिहार भेज देंगे भाई तेरे को। महिला की शक्ल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं वो अगल बगल खड़ी महिलाओं की बात दोहराने की कोशिश कर रही थी। मला माफ कर, तेरा धंधा बिंदा है ना सब बेड़ा बन। ये जो किया ना तूने कि हिंदुस्तान और जेंट्स को देख के तूने और पावर दिखाया कि क्या करने का करो। अंदर नहीं आए थे हम लोग की आंखें हैं। ये वीडियो झूठ नहीं बोलता है, समझी।
जानकारी के मुताबिक महिला से मराठी बोलने को लेकर पुरुषों से कहासुनी हुई थी। उसके बाद ये महिला मराठी का झंडा उठाए हुए महिला दुकानदार को धमकाने पहुंच गई। इस पीड़ित महिला का नाम संजीरा देवी है। आज एबीपी न्यूज की टीम जब उनके होटल पहुंची तो उनका दर्द छलक गया। उन्होंने भाषा विवाद में उनके साथ हुए विवाद को लेकर बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। संजीरा देवी घाटकोपर में पति के साथ मदन कैटर्स सर्विस के नाम से होटल चलाती हैं। हमसे बात करते समय उन्होंने उनके साथ हुए अपमान के लिए बिहार सरकार पर सवाल उठा दिए। उनके चेहरे पर उनका दर्द साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, बिहार सरकार नौकरी देती तो मुंबई में जिल्लत नहीं उठानी पड़ती। अरे मेरे घर में किसी का नौकरी नहीं, मेरा आदमी पढ़ा है, मेरा देवर तक पढ़ा है, किसी का नौकरी नहीं है, तभी तो आने पड़ता है सबको इधर। संजीरा देवी के 2 बच्चे स्पोर्ट्स के अच्छे खिलाड़ी हैं। ये तस्वीरें उन्हीं के बच्चों की हैं। उनका दावा है कि उनके बच्चों ने 45 मेडल्स जीते हैं। ऐसे में अगर बिहार सरकार को उनके सम्मान में फिक्र है तो वो उनके बच्चों को नौकरी दे दे। आप लिखा पढ़ी कीजिए, मैं अभी मैं नहीं सेटर गिरा दूं तो मेरा संजीरा देवी नाम है। मेरी लड़की को नौकरी दे दे बिहार में, लड़का को तो मैं 45 मेडल 1-2 क्या करे, खेलो इंडिया खेलिए। संजीरा देवी के पति ने कहा कि मराठी बोलने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मराठी सीखने के लिए भी मौका मिलना चाहिए। गुजरात के वापी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग ने जमकर तांडव मचाया। इस फैक्ट्री में आग कैसे लगी इसका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन फैक्ट्री में प्लास्टिक होने की वजह से आग काफी तेजी से फैल गई और देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री से निकल रही आग की लपटें 2 किलोमीटर दूर से ही नजर आ रही थी, जबकि आसपास धुआं फैल गया था। बताया गया है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, फैक्ट्री में कई कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लोगों को फैक्ट्री से दूर रहने की हिदायत दी है। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। आग इतनी भीषण थी कि दमकल विभाग को उस पर काबू पाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आग को जब तक बुझाया जाता तब तक फैक्ट्री पूरी तरह से जल चुकी थी। राजस्थान के नागौर नगर परिषद में पार्षद प्रतिनिधि और वहां पर मौजूद कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया। कुछ ही देर में यह विवाद इतना बढ़ गया कि नगर परिषद का परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। जहां पार्षद प्रतिनिधि और लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लोगों ने पार्षद प्रतिनिधि को चेंबर से बाहर खींच लिया और उस पर टूट पड़े। बताया गया कि वार्ड में विकास काम नहीं करवाने को लेकर जब पार्षद नगर परिषद आयुक्त के कक्ष में अपनी बात रख रहे थे, तभी वहां मौजूद लोगों से पार्षद प्रतिनिधि अविनाश की कहासुनी हो गई और देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। मामला बढ़ता देख कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की और काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया गया। आगरा धर्मांतरण केस में नया खुलासा हुआ है। इस मामले में अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हीं में से 11वें नंबर पर पकड़े गए अब्दुल रहमान को लेकर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसे धर्मांतरण सिंडिकेट के अंदर चाचा के नाम से जाना जाता था। पुलिस के मुताबिक अब्दुल चाचा यानी अब्दुल रहमान ही आगरा गैंग का मास्टरमाइंड है, जिसे आयशा नाम की महिला की निशानदेही पर पकड़ा गया। अब्दुल रहमान पर 35 साल से धर्मांतरण के आरोप हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म का हिस्सा बनने के बाद महेंद्र पाल जादौन उर्फ अब्दुल रहमान ने उसी खास रैकेट का हिस्सा बनकर काम करना शुरू कर दिया, जिसके जरिए उसने धर्म बदला था। पुलिस ने अब्दुल रहमान के दिल्ली वाले ठिकानों से धर्मांतरण से जुड़ी कई किताबें बरामद की थी। पुलिस के मुताबिक वो अलग अलग समय पर अलग अलग लड़कियों को समय देता था, क्योंकि दूसरे धर्म की लड़कियां ही उसकी असली टारगेट होती थी। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान धर्म परिवर्तन का शिकार लड़कियों की शादी उन्हीं युवकों से कराता था जिन्होंने खुद अपना धर्म बदलकर इस्लाम स्वीकार किया हो। ये पूरा खेल उसके ऑपरेशन उम्मत प्लान का हिस्सा था। उम्मत यानी किसी खास को मानने वाले लोग। इस तरह से वो हिंदुस्तान में रहकर अपनी एक अलग तरह की जमात बनाना चाहता था, जिसे विदेश में बैठे आका कंट्रोल कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान के धर्मांतरण गैंग की पूरी फंडिंग विदेश से होती थी, जिसका जिम्मा लंदन में बैठे हुए अब्दुल रहमान का भतीजा संभालता है। अब पुलिस जांच रही है कि कहीं गिरोह को आतंकी फंडिंग तो नहीं मिल रही थी, लेकिन छापेमारी में सबसे चौंकाने वाली चीजें हैं वहां से मिली किताबें। इन्हीं किताबों को धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किए जाने के आरोप हैं। अगर किताबों पर लेखक का नाम देखेंगे तो मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो पहले ही धर्म परिवर्तन के लिए उम्र कैद काट रहा है। आरोप है कि उसी की जहर बूझी किताबों के जरिए अब्दुल रहमान भोली भाली लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। उसी की किताबों में से एक किताब में लिखा मिला
कि अगर सब धर्म परिवर्तन करा ले तो शांति हो जाए और इंसान की लड़ाई सिर्फ भगवान से है। आगरा पुलिस ने अपनी तफ्तीश में ये भी खुलासा किया कि जब वो अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पहुंचे तो उसके घर पर एक लड़की भी मिली। पुलिस के मुताबिक कलीम के बाद गैंग का पूरा जिम्मा अब्दुल रहमान ही संभाल रहा था और इस मामले में अभी कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के जाल का पर्दाफाश अभी अभी हुआ ही था कि उसके बाद अब महाराष्ट्र में भी हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की साजिश के आरोप लगे हैं। आरोप है कि इस बार ये काम सोलापुर का एक पादरी कर रहा था। मोबाइल पर दिख रहा ये वही पादरी है जिस पर आरोप है कि वो इलाके की महिलाओं को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा रहा था। ब्रेड बुडून त्यांना खाऊ घालतो, हे नशिली पदार्थ आहे आणि अशा जिहादी पादरींना योग्य ते कारवाई व्हायला पाहिजे। आरोप है कि पादरी इलाके के लोगों को हिंदू से ईसाई बनाने पर 10,000 रुपए का लालच देता था। वो कहता था कि तुम्हारा भगवान शैतान है, उसे पानी में फेंक कर हमारा धर्म स्वीकार कर लो। कब्जे की जमीन पर शेड लगाकर चर्च चलाने वाले पादरी पर आरोप है कि वो बच्चों को बेरहमी से मारता भी था। बेफाम मारते, मी एकदा घरामध्ये त्यांनी कुलूप घालून पोराला साखळीने बांधलं होतं। पादरी के इस खेल का पता लगने पर हिंदू संगठन के लोगों ने धावा बोला। अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन पादरी मौके से फरार है। दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे अब भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने जा रहा है। आज अमेरिका की कंपनी बोइंग ने हेलीकॉप्टर का पहला जत्था भारत को सौंप दिया, जिसके बाद अमेरिका से हिंदुस्तान पहुंचे 3 अपाचे हेलीकॉप्टर गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर गरजते हुए उतरे। इन्हें सेना पाकिस्तान की सीमा के करीब जोधपुर एयरबेस पर तैनात करेगी। भारत ने करीब 6,000 करोड़ में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, जो दिन और रात दुश्मन को निशाना बनाने की क्षमता रखते हैं। बारिश, तूफान और कोहरे के दौरान भी इस हेलीकॉप्टर से हमला किया जा सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर 21,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी अधिकतम रफ्तार है। यह हेलीकॉप्टर 16 हिलफायर मिसाइल दाग सकता है। 30 मिलीमीटर की 2 गन भी है, जिनमें एक बार में 1200 गोलियां भरी जाती हैं। भारतीय वायुसेना साल 2019 से अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही है, जो पठानकोट और असम के जोरहाट में तैनात है। 62 साल आसमान में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के बाद भारतीय वायुसेना का MiG-21 फाइटर आखिरकार रिटायर होने जा रहा है। सितंबर में इस फाइटर जेट की विदाई होगी। साल 1963 में रूस में बना MiG-21 भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। पाकिस्तान के विरुद्ध 1965 और 1971 के युद्ध में MiG-21 फाइटर जेट ने अहम भूमिका निभाई थी। 2019 में ऑपरेशन बालाकोट में MiG-21 से भारत ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुए। 2023 में राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 क्रैश में 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। इसके बाद MiG-21 की उड़ान पर रोक लगा दी गई। 62 साल में वायुसेना के करीब 400 MiG-21 विमान हादसे के शिकार हो चुके हैं, जिसमें वायुसेना के 200 जवान और 60 नागरिकों की जान चली गई। लगातार होते हादसों की वजह से कुछ एक्सपर्ट्स इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता हुआ ताबूत भी कहते थे। जून के महीने से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा ब्रिटिश रॉयल नेवी का फाइटर जेट F-35B ने आज फाइनली उड़ान भरी। तकनीकी खराबी के चलते 14 जून को फाइटर जेट की तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई थी। दोपहर के वक्त विमान को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के मुख्य रनवे पर लाया गया, जहां से ब्रिटिश जेट ने उड़ान के लिए रफ्तार पकड़ी और कुछ ही वक्त में विमान ने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया। उड़ान भरने से पहले तकनीकी टीम ने एक बार जेट को उड़ान के लिए तैयार किया गया। आपको बता दें कि 14 जून जब फाइटर जेट HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पोत से उड़ान भर रहा था, उसमें तकनीकी दिक्कत आ गई थी, जिस पर फाइटर जेट की तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि फाइटर जेट हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था, जिसे सही करने में ब्रिटेन को 38 दिनों का वक्त लग गया। वहीं फाइटर जेट की मरम्मत और रिकवरी प्रोसेस में भारतीय अधिकारियों के सपोर्ट के लिए ब्रिटिश जेट ने आभार व्यक्त किया। बारिश का कहर पंजाब के भी कई इलाकों में दिख रहा है।
इस बीच मोगा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां अंडरपास में भरे पानी ने पूरी कार ही उसमें डूब गई। वीडियो में दिखाई दिया कि रेलवे अंडरपास पूरी तरह से डूब चुका था और सफेद रंग की इस कार का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा था। इसके बाद कुछ लोग रस्सी लेकर कार के पास पहुंचे और इसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। कार को खोलकर उसे जंजीर से बांधा गया और एक दूसरी गाड़ी से घसीटकर बाहर निकाला गया। तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस कार को बाहर निकालने में लोगों को कितनी दिक्कत आई। गनीमत थी कि वक्त रहते कार में बैठे लोग बाहर निकल आए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।